जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, पिछले क्लास के अंदर हमने आपको ये बता दिया था कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार बंगाल में किस प्रकार से होता है और कौन कौन से युद्ध करने पड़ते हैं और किस युद्ध का क्या परिणाम होता है। मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल के अंदर साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं, जिसके अंदर पहला युद्ध प्लासी का युद्ध था और दूसरा बक्सर का युद्ध था। प्लासी के युद्ध में भी अप्रत्यक्ष रूप से जीत अंग्रेज़ों की होती है और उसके बाद बक्सर के युद्ध में भी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जीत अंग्रेज़ों की ही होती है। और बक्सर के युद्ध से बंगाल पूर्णतः अंग्रेज़ों के दिन में चला जाता है। वहाँ का जो शासक है वो बिल्कुल एकदम कठपुतली बन जाता है। ठीक है, ये बंगाल वाली जो चर्चा थी मैंने पिछली क्लास में कर दी थी। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि बंगाल के बाद में अंग्रेज़ मैसूर में पहुँच जाते हैं। ये मैसूर वाला क्षेत्र है, मैसूर में पहुँच जाते हैं और मैसूर के बाद में अंग्रेज़ मैसूर के ऊपर जो कब्जा करने के बाद अंग्रेज यहाँ मराठा वाले क्षेत्र में आते हैं, मराठों पे करते हैं। मराठों के बाद में सिंध वाले पे, सिंध से फिर पंजाब पे, पंजाब से सिंध और सिंध के बाद में ये आगे चल के नवाब उस पर अवध पे भी अधिकार कर लेते हैं। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करने जाने हैं मैसूर में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है, मैसूर वाले क्षेत्र पे ब्रिटिश राज्य की स्थापना कैसे होती है, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, मैसूर पे ब्रिटिश राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों को मैसूर राज्य से 4 युद्ध करने पड़े थे। वो युद्ध कौन कौन से थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1768 से 69 के बीच में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 के बीच में। और चौथा हुआ था 1799 में। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसके बावजूद ही अंग्रेजों को मैसूर में साम्राज्य का स्थापित करने में सफलता मिली है। ठीक है, एक एक इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। अगर लाइक शेयर करने की अगर इच्छा हो रही है तो आप एक बार कर देना। देखो, पहले तो मैं आपको मैसूर के बारे में बता देता हूँ। थोड़ा सा मैसूर का जो इतिहास है वो बता देता हूँ, किस प्रकार से मैसूर राज्य का उद्भव होता है ये एक बार बता देता हूँ। देखो, मैसूर राज्य के उद्भव की बात करते हैं। तो मैसूर राज्य के उद्भव में आपको ये पता है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, राक्षस तोंडी का युद्ध हुआ था। मैंने पहले आपको जब भी मैंने मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया था उस टाइम पे ये चर्चा की थी मैंने तालीकोटा के युद्ध की। तो तालीकोटा युद्ध में हुआ क्या था कि एक साइड से तो विजयनगर साम्राज्य युद्ध में शामिल था और दूसरी साइड से एक दक्कन गुट के नाम से गुट था, जिसके अंदर अहमदनगर, गोलकोंडा, विजापुर और बरार, बीरर ये सब शामिल थे। इस युद्ध के अंदर विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। विजयनगर साम्राज्य कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। उन टुकड़ों के अंदर ही एक मैसूर राज्य था जिसका उद्भव होता है। छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है और छोटे छोटे राज्यों के अंदर मैसूर के अंदर वोडेयार वंश का स्वतंत्र शासक स्थापित हो जाता है। मैसूर के अंदर वाडेयार वंश का स्वतंत्र शासन स्थापित हो जाता है और इसकी स्थापना जो करने वाले हैं वो यादूराव वोडेयार थे। कौन थे? यादूराव वोडेयार थे इसकी स्थापना करने वाले। ठीक है, अब देखो, यादूराव वोडेयार के बाद में जो शासक आते हैं यहाँ पे वो हैं कृष्णराज द्वितीय। कृष्णराज द्वितीय के बाद में यहाँ मैसूर का जो शासन है वो 2 लोगों के बीच में हाथों में चला जाता है। मुख्य रूप से 2 मंत्रियों के हाथों में चला जाता है शासन। यहाँ तक तो शासन ये राजा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में कृष्णराज द्वितीय के बाद में शासन करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है वो एक ना होकर 2 व्यक्ति हो जाते हैं और वो 2 व्यक्ति मुख्य राजा ना होकर मंत्री हो जाते हैं। एक तरह से ये मान लो उनके मंत्री थे, 2 मंत्री थे। और वो मंत्री कौन कौन से थे? एक तो जो वित्त मंत्री होता था उसके हाथ में चली गई और एक सेनापति के हाथ में चली गई। पूरे साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी इन दोनों मंत्रियों के हाथ में आ गई। अब शासक तो एक कठपुतली की तरह रह गया। ठीक है, और इस टाइम पे जो वित्त मंत्री था उसका नाम था नंदराज और सेनापति था उसका नाम था देवराज। ठीक है, अब क्या होता है, उसके बाद में यहाँ नंदराज को हटा के हैदर अली आ जाता और हैदर अली इस सेना में शामिल था, सेनापति नहीं था, सेना में शामिल था। हैदर अली क्या करता है, यहाँ से इस नंदराज को हटा के खुद आ जाता है इसकी जगह। और नंदराज को हटाने के बाद में हैदर अली खुद अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने में सफल हो जाता है। समझ गए आप? अब इसको समझो थोड़ा सा। हैदर अली नंदराज को हटा देता है। हैदर अली नंदराज को हटा के बाद में 1661 में मैसूर का शासक बन जाता है और यहाँ से फिर मैसूर हैदर अली के अधीन में आ जाता है। तो ये थोड़ी मैसूर की मैंने कहानी बताई है। मैसूर किस प्रकार से, देखो, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर अलग हुआ। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर अलग होने के बाद में यादूराव वाडिया ने यहाँ पर स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। यादूराव वाडिया के बाद में कृष्णराज द्वितीय आया था। कृष्णराज द्वितीय के बाद में जो शासक आते हैं वो इसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते, बल्कि इसका शासन चला जाता है नंदराज और देवराज के अधीन।
नंदराज और देवराज दो मंत्री थे इस यहाँ के। नंदराज वित्त मंत्री था, देवराज सेनापति था। और नंदराज को हटा के फिर हैदर अली आ जाता है। हैदर अली इनकी सेना का एक व्यक्ति है, सेना में शामिल एक व्यक्ति है। हैदर अली अपनी प्रतिभा के दम पर इनको नंदराज को हटाता है और खुद यहाँ वित्त मंत्री बनता है फिर, और उसके बाद में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। 1761 के अंदर ये शासक बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी है पहले। आगे अगर चर्चा करूँ तो मैं देखो, अबे देखो आगे हैदर अली शासक बन चुका है मैसूर का। हैदर अली ने कुछ नीतियाँ थी, इसकी कुछ नीतियाँ थी, उन नीतियों की चर्चा करते हैं और फिर अंग्रेजों के साथ इनकी कैसे लड़ाई होती इस पर भी चर्चा करते हैं और उसके बाद अंग्रेजों का अधिकार कैसे हो जाता उसकी भी चर्चा करेंगे। हैदर अली की कुछ नीतियाँ थी उनको देखो। इसने सेना में सुधार किए। सेना में सुधार कैसे किए डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। धार्मिक सुधार भी किए। धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति था। चांडेश्वरी का मंदिर बनवाया था। सिखों के अंदर पार्वती शिव का अंगन भी करवाया था इसने। ठीक है, फ्रांस के अनुकूल था, मतलब फ्रांस के साथ इसने फ्रेंडशिप कर रखी थी। ब्रिटेन के आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता था और यहाँ इसी की वजह से, हैदर अली की वजह से ब्रिटेन के जो आर्थिक हित थे वो प्रभावित हो रहे थे। मालाबार तट पे इनको मसाला व्यापार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था हैदर अली से। ठीक है, अब अंग्रेजों की साम्राज्यवादी जो नीति थी उसका दक्षिण में विस्तार नहीं होने दे रहा था। कौन? हैदर अली। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति का भी ये विरोध करने वाला था। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इससे हैदर अली से युद्ध करने की सोच ली। उससे संघर्ष हो गए। संघर्ष की शुरुआत होती है। संघर्ष की शुरुआत से इनके साथ युद्ध होते हैं और 4 युद्ध होते हैं जिनको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये 4 युद्ध कौन कौन से हैं इनकी मैं एक बार आपको चर्चा करता हूँ। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो हैदर अली, डेट याद रहे तो रख लेना भाई, बाकी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य इंपॉर्टेंट जैसे प्लासी की युद्ध हो गई, बक्सर की लड़ाई की डेट हो गई, ये याद रखनी है, वो बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर शामिल कौन था? मैसूर की तरफ से हैदर अली था, अंग्रेजों की तरफ से वेरलेस था और इसका परिणाम हैदर अली विजय रहता है और मद्रास की संधि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है हैदर अली और टीपू। ये दूसरे युद्ध के अंदर क्या होता है कि हैदर अली भी आता है और टीपू भी आता है। हैदर अली का बेटा था टीपू, क्योंकि बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो टीपू फिर युद्ध की कमान संभालता है और फिर वो युद्ध लड़ता है। हैदर अली और टीपू आता है। वारेन हेस्टिंग्स था अंग्रेजों की तरफ से और यहाँ मंगलोर की संधि होती है 1784 के अंदर। उसके बाद में दूसरा युद्ध हो गया। तीसरे युद्ध होता है टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस के। यहाँ भी टीपू की हार होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है 1792 में। चौथा युद्ध होता है लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू के बीच में और टीपू की हार होती है। टीपू मर भी जाता है यहाँ पे, उसकी मृत्यु भी हो जाती है और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यहाँ की इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं इन आंग्ल मैसूर युद्धों की थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर देता हूँ। आपको डिटेल से चर्चा करता हूँ। देखो, ये देखो डिटेल से थोड़ा सा, अब ठीक दिख रहा है। अब देखो यहाँ प्रथम युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में होता। एक साइड में हैदर अली था, दूसरी साइड में अंग्रेज थे और अंग्रेज में वेरेल था और हैदर की विजय होती है। मद्रास की संधि हो जाती है। मद्रास की संधि होती है। इस युद्ध के कारण क्या था? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी, हैदर अली की महत्वाकांक्षा और ब्रिटिश विरुद्ध नीति थी। ये मुख्य कारण नहीं है, आप याद रखना जरूरी नहीं है। उसके बाद दूसरा युद्ध 1780 से 84 के बीच में हैदर अली आता है कुछ टाइम के लिए, फिर उसकी मृत्यु होने के बाद में टीपू उसकी कमान संभालता है और वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेजों की तरफ से। मंगलोर की संधि होती है 1784 में, तब जाके युद्ध खत्म होता है। और होता क्यों है ये युद्ध? क्योंकि मद्रास जो ये पहले संधि हुई थी, मद्रास संधि, इसका उल्लंघन माना जाता है और अमेरिका के अंदर क्रांति थी। अंग्रेजों ने माए बंदरगाह पर हमला कर दिया था और माए में हैदर अली के क्षेत्र में आता था, इसलिए हैदर अली ने इनके ऊपर आक्रमण किया, युद्ध करने की ठानी। ठीक है, इसके अंदर क्या था? हैदर अली ने कर्नल बेली को हराकर अकार्ट पर अपना अधिकार कर लिया था। पोर्टो नोरिया का युद्ध हैदर अली और आयरकुट का युद्ध हुआ था। ये कुछ काम की नहीं है। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान था, एक साइड में अंग्रेजों की तरफ कॉर्नवालिस था। टीपू की हार हो जाती है, श्रीरंगपट्टनम में जाके उसको शरण लेनी पड़ती है और वहीं पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध चल रहा था, इसलिए इसके ऊपर आरोप लगाते हैं अंग्रेज कि भाई फ्रांसीसियों के साथ हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। टीपू ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया था, इसी में अंग्रेज नाराज थे और मंगलोर संधि का ये उल्लंघन मानते, इसलिए ये तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ देखो, ये कॉर्नवालिस ने एक बात कही थी कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही शत्रु को पंगु बना दिया। ये जो कथन है ना, ये कॉर्नवालिस का कथन है। और ये क्यों कहा गया था? इसके पीछे कारण था। इसके पीछे कारण ये था, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कि देखो दक्षिण भारत के अंदर ये जो मैसूर वाला क्षेत्र है, इस मैसूर वाले के क्षेत्र के ऊपर ये मराठों का क्षेत्र है और इधर हैदराबाद का क्षेत्र था। तो इस
मराठों का और हैदराबाद और मराठों का और मैसूर का, इनका भी आपस में संघर्ष चलता रहता था ऐसे। तो जो युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हो रहे हैं, ये चारों युद्ध, इन चारों युद्धों के अंदर 2 युद्ध हुए थे प्रथम युद्ध, इनमें तो क्या करते थे ये मराठे, कभी तो मैसूर के साथ हो जाते, कभी अंग्रेजों के साथ। लेकिन ये लास्ट वाले 2 युद्ध थे, इनके अंदर मराठे और ये हैदराबाद का निजाम, ये दोनों अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। मराठे और हैदराबाद अंग्रेजों के साथ मिल गए, और अंग्रेजों के साथ मिल गए तो अंग्रेजों ने जब इनको अपने साथ मिलाया तो इनको ये लग रहा था कि यार, अंग्रेजों को ये पता था, डेफिनेटली पता था ये, कि हम इनको मिला रहे हैं अपने साथ, तो इनको सिर्फ इतना ही काम में लेना है ताकि हम इनकी सहायता से इसको, हैदर अली को दबा सकें, टीपू सुल्तान को दबा सकें। बल्कि ये नहीं उद्देश्य था इनका कि इनको हम कुछ सहायता देंगे, कुछ आगे कुछ इनको उत्थान करवा देंगे। वो खुद इनको चाहते थे कि भाई ये भी तो पंगु रहे, ये भी तो कमज़ोर रहे, नहीं तो फिर कल ये कर देंगे हमारे विरुद्ध, कोई विद्रोह की भावना पैदा कर देंगे लोगों में, या फिर खुद विद्रोह कर बैठेंगे। तो ये अंग्रेज चाहते थे कि हैदराबाद और मराठे भी कमज़ोर रहें और इनकी सहायता से ये दब भी जाए। इसलिए ये कथन कहा गया था कि हमने अपने मित्रों को, क्योंकि इनके मित्र बन गए थे इस युद्ध में, हैदराबाद और मराठे इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से टीपू के विरुद्ध लड़े थे, तो हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली नहीं बनाते हुए भी अपने शत्रुओं को पंगु बना लिया। ये इनके कथन है इनका, ये चाल थी अंग्रेजों की। उसके बाद में चौथा युद्ध हुआ था टीपू और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। टीपू की हार हो जाती है, दक्षिण में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। यहाँ पे देखो, सायक संधि से मना कर दिया था। कारण क्या था? सायक संधि से मना कर दिया था, और मराठा और निजाम का षड्यंत्र का आरोप लग गया था। फ्रांसीसी और नेपोलियन के मतलब कि सहायता के का भी आरोप लगा था इनके, कि भाई आप फ्रांसीसियों की सहायता कर रहे हो, नेपोलियन की सहायता कर रहे हो, ये भी इसके ऊपर आरोप लगा था, अंग्रेजों ने लगाया था, ठीक है। इसके अंदर वेरेलिस को मार्क्विस की उपाधि मिली थी, और पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। वेलेस्ली ने ये कहा था, पूर्व का राज्य हमारे कदमों में। बस ये कहानी है, इतनी है इसकी। उसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखो, अब मैंने हैदर अली की थोड़ी नीतियां हैं, उनकी चर्चा पहले नहीं की थी, मैं एक बार बता देता हूँ। हैदर अली की क्या नीतियां थी, उन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य का उत्थान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, उनकी बात करते हैं। देखो, सेना का आधुनिकीकरण किया है हैदर अली ने, और रॉकेट तकनीक का भी आरंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखना है इनको। सेना का आधुनिकीकरण किया किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। रॉकेट तकनीक का आरंभिक प्रयोग भी किया था इसने, और डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी बनाया था इसने। डिंडीगुल में शस्त्रागार मतलब युद्धों का स्थान, ठीक है। धार्मिक सहिष्णु था ये। धार्मिक सहिष्णु के तहत इसने अधिकतम मंत्री और सैनिक हिंदू रखे थे। चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर हेतु इसने दान दिया था, और सिखों पर शिव और पार्वती विष्णु का अंकन भी करवाया था हैदर अली ने, ठीक है। सुधार भी किए थे कुछ इसने, ऋण व्यवस्था के अंदर सुधार किया था, कृषक सुधार किया था, मध्यस्थों का इसने अंत कर दिया था, डायरेक्ट एक कर वसूलने लग गए थे। फ्रांस और तुर्की की सहायता से इसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी की थी। और विदेश नीति थी इसकी, विदेश नीति के अंदर ये फ्रांसीसियों से बेहतर संबंध बना के रखते थे, और अंग्रेजों के प्रतिकूल थी इनकी विदेश नीति, ठीक है। ये हैदर अली की कुछ नीतियाँ थी, इनकी मैंने चर्चा कर दी है। उसके बाद में देखो, टीपू की नीतियाँ हैं कुछ, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। टीपू सुल्तान, अब देखो टीपू की जो आर्थिक नीतियाँ थी उसके अंदर उन्होंने कैलेंडर और सिक्के का और माप तोल वगैरह ये जारी किए थे। कृषि में सुधार किया था, व्यापार सुगमता शुरू की थी, व्यापार की सुगमता स्थापित की थी, और राजस्व में कुछ सुधार किया था, जिसके अंदर जागीर प्रथा का उन्मूलन कर दिया, सामंत पोलीगरों की शक्तियों को सीमित कर दिया था इसने, और तृतीय युद्ध के बाद राजस्व को 30% तक बढ़ा दिया था इसने। सैनिकों का आधुनिकीकरण किया, और शस्त्रागार की स्थापना की थी। कूटनीति के अंदर इन्होंने क्या किया, तो ब्रिटिश के प्रति मतलब ब्रिटिशों के प्रतिकूल इसकी कूटनीति थी। फ्रांसीसी और तुर्कियों से ये क्या करते थे, सहयोग की भावना रखते थे, और वहाँ अपने दूतमंडल भी भेजे थे। फ्रांस से इनके बेहतर संबंध थे, ठीक है। अन्य की बात करें तो धार्मिक सहिष्णु थे। श्रृंगेश्वरी मंदिर को दान और देवी शारदा की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। श्रृंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने? टीपू सुल्तान ने। और जैकोबिन क्लब की इसने सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। 1794 में फ्रेंच सहायता से ये वृक्ष लगवाया, स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया था, ठीक है। इस प्रकार से इनकी ये नीतियाँ होंगी। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चलते हैं देखो
क्योंकि रीजन की बात आती है, क्योंकि रीजन आप कर लेना। उसके बाद में हम अगले बिंदु पे चलते हैं, मराठों में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे होती है उसकी बात करते हैं। क्रम आपको पता चल रहा होगा कैसे चल रहा है। देखो सबसे पहले बंगाल में ये अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं, कौन? अंग्रेज। उसके बाद मैसूर में करते हैं, मैसूर में बता दिया अभी मैंने। अब मराठों के ऊपर अधिकार करते हैं, कैसे करते हैं? उसके लिए भी इनको युद्ध करना पड़ा, कौन से? प्रथम आंगल 3 युद्ध करने पड़ते हैं, जिसको प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध कहते हैं। टाइम ये इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये इधर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में ऐसे ही पूरे भारत में पहुंचते हैं, देखते हैं धीरे धीरे चलते हैं आगे, ठीक है। हम मराठों में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई थी इसकी बात कर रहे हैं अभी। चलो इसको समझते हैं। पहले मराठा साम्राज्य की शक्तियों के बारे में देखते हैं एक बार। मराठा साम्राज्य की शक्तियाँ क्या थी और इनका शासन व्यवस्था कैसे थी, कौन कौन शासक थे, इसकी देख लेते हैं, एक बार चर्चा करते हैं थोड़ी सी। होता क्या है, देखो मराठों का जो शासन था वो कैसे था, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। देखो मराठों के अंदर छत्रपति शिवाजी थे। कहाँ हिल के से रहे, चलो यहाँ से देखो। मराठों के छत्रपति शिवाजी थे, इनके अंदर शासन करने वाले छत्रपति शिवाजी थे। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं मराठा साम्राज्य के। मराठा राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बाद में संभाजी आते हैं और संभाजी के बाद में राजा राम और ताराबाई आती है। ताराबाई का बेटा था शिवाजी द्वितीय, ये शिवाजी द्वितीय अलग है, ठीक है, ये शिवाजी दूसरा है। तो राजा राम और ताराबाई थी, ताराबाई का ये पुत्र था शिवाजी द्वितीय, ये शासन करते हैं। इस टाइम पे साहू जी थे, इस टाइम पे साहू जी थे। और साहू जी को क्या था, ये साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। और साहू जी की ये मौसी है, कौन? ये ताराबाई साहू जी की मौसी है। तो इसको औरंगजेब ने कैद कर रखा था, वहाँ रखा था अपने पास। और इनके माता पिता को तो औरंगजेब ने ज़्यादा कष्ट नहीं दिए, लेकिन इसको अपने पास कैद करके रखा था क्योंकि विरोध चल रहा था। आपको पता है मराठों ने तो विद्रोह शुरू ही कर दिया था औरंगजेब के टाइम से ही। तो इस साहू जी को औरंगजेब ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और अपने राज्य में रख लिया था। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में साहू जी क्या है, छूट जाते हैं वहाँ से और यहाँ आके अपने साम्राज्य की स्थापना की शुरू करते हैं। तो इनके अंदर विरोध हो जाता है एक दूसरे के अंदर, ताराबाई और साहू जी के बीच में। अब आधे सामंत तो साहू जी के नेतृत्व में हो जाते, मतलब कि इसके पक्ष में हो जाते हैं और आधे इनके पक्ष में हो जाते हैं। तो देखो ये तो आपको पता ही है, फुट्टे लाडू में सबका सिर, वही बात है। तो यहाँ साहू जी के नेतृत्व में रहने वाले कुछ अलग दल थे, गुट थे, मराठा सरदार थे, वो अलग हो जाते हैं और इसके नेतृत्व वाले अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, साहू जी के नेतृत्व के अंदर एक मराठा दल, सरदारों का एक दल का गठन होता है और उसका जो नेतृत्व करने वाला, उस दल का जो नेतृत्व करने वाला है उसको पेशवा बोलते हैं। पेशवा बालाजी था, ये बालाजी विश्वनाथ था, पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, इसको साहू जी को यहाँ का शासक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो साहू जी इस साहू जी का पेशवा था बालाजी विश्वनाथ। पेशवा विश्वनाथ यहाँ का शासक बनता है और सारी की सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। बालाजी विश्वनाथ सारी सत्ता अपने हाथ में ले लेता है, साहू जी की सहायता करने के लिए बनता है, वैसे अपनी सत्ता फिर अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार से वही बात है पहले मैंने आपको बताई थी कि यहाँ शासक तो ये हैं लेकिन सत्ता इनके हाथ में आ गई, पेशवाओं के हाथ में आएगी, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पेशवाओं की बात करनी है, ये पीछे की कहानी है, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। पेशवा आता है सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद में बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर बाजीराव नाना साहब के नाम से जानने वाले वो आते हैं, फिर माधवराव आते हैं, माधवराव नारायण राव आते हैं, फिर माधवराव नारायण द्वितीय आते हैं, फिर अंतिम द्वितीय बाजीराव द्वितीय अंतिम शासक पेशवा बनते हैं। तो पेशवाओं का अधिकार था इसके ऊपर ज़्यादा, मराठों के ऊपर। तो इसके एक एक की चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि भाई कौन सा पेशवा था, किसका अधिकार था, कैसे था, देखते हैं। चलो ज़्यादा लंबी तो नहीं है क्लास, अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो हम पहले बात करेंगे बालाजी विश्वनाथ की। ताराबाई के विरुद्ध साहू की सहायता करते हैं। साहू ने सेनाकर्ता के नामक पद की नियुक्ति किया था। साहू ने 1713 में पेशवा बनाया था। ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा आपकी क्रोनोलॉजी बन जाए इसलिए बता रहा हूँ। अत्यंत प्रभावशाली थे वो और मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ को। जुल्फिकार खां दक्कन में चौथ और सरदर्द की वसूली था। इसने क्या किया था, इसके महत्वपूर्ण काम है, ध्यान रखना ना आप बस थोड़े से। जुल्फिकार था दक्कन में, उससे इसने क्या किया, चौथ और सरमुखी कर वसूल लिए थे। चौथ और सरमुखी ये 2 प्रकार के कर थे जो मराठों ने लगाए थे दूसरे राज्य पे। इसका मतलब ये था कि वो राज्य अगर कोई चौथ दे रहा है, सरमुखी दे रहा है, इसका मतलब ये था कि भाई वो कर दे रहे हैं और इसकी अधीनता मान रहे हैं मराठों की, ठीक है। तो इसने जुल्फिकार ने मना कर दिया था, लेकिन ये बालाजी विश्वनाथ इससे भी कर वसूल लेता है, ठीक है। 1719 के अंदर सेठ बंधुओं से संधि करके इसने पुरुक्षीर को हटा दिया था, वहाँ तख्ता पलट करवा दिया था और इसको इसने मेघना घाटा कहा गया, ठीक है। देखो सेठ बंधु यहाँ दिल्ली मुगल
दिल्ली में मुगलों का शासन था और वहाँ का शासक कौन था? पुरुक्षेत्र था। और यहाँ श्वेतबंधु ने विद्रोह कर दिया था, तो इनकी सहायता करने के लिए बालाजी विश्वनाथ जाते हैं और पुरुक्षेत्र को हटा देते हैं। पुरुक्षेत्र को हटा के यहाँ इनके साथ संधि करके इनको शासन स्थापित करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके महत्वपूर्ण काम थे, ये ध्यान रख लिया आपने। फिर बाजीराव प्रथम की बात करते हैं। बाजीराव प्रथम इसके बाद वाले जो पेशवा हैं वो हैं, इनकी सैनिक क्षमता का विस्तार करते हैं और शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते हैं। बुंदेलखंड के शासक 76 साल को हराते हैं और पुत्री उसकी मस्तानी से विवाह करते हैं। मुगल साम्राज्य के अंदर पुराना खोखला वृक्ष कहते हैं, और उसके अंदर फिर क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। दिल्ली के प्रथम पेशवा थे आक्रमण करने वाले। अटक में कृष्णा तक मराठा तक का अटक से कृष्णा तक इन मराठों का विस्तार हो जाता है ये आक्रमण करने के बाद में। ये कोई ज़्यादा बात नहीं है काम की। पालखेड़ा का युद्ध होता है हैदराबाद के निजाम के साथ इनका, जिसमें मुंगी स्वानंग की संधि होती है लास्ट में। इस काल में गायकवाड़, बड़ौदा, होलकर, सिंधिया और भोसले इन सब की पैरवन मुख्यता हासिल थी। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो होता क्या है इसके टाइम पे, मुख्य बिंदु ये है, इसके टाइम पे नादिर शाह का आक्रमण हो जाता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है, ये ईरान का नेपोलियन कहलाता है और भारत पर आक्रमण करता है। करनाल का युद्ध होता है इसका, जिसके अंदर एक साइड से नादिर शाह लड़ता है, दूसरी साइड से मुगल मोहम्मद शाह लड़ता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर क्या होता है, नादिर शाह तख्त-ए-ताउस ले जाता है। तख्त-ए-ताउस जो जहाँ पे सिंहासन है, एक तरह से तख्त-ए-ताउस ही जिसके ऊपर राजा बैठता था, वो तख्त-ए-ताउस ले जाता है। कोहिनूर का हीरा ले जाता है और 70 करोड़ रुपए की संपत्ति ले जाता है। ये कोहिनूर कह रहा है, आपको पता है कितना कीमती था, ये ले जाता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में जो बालाजी बाजीराव आता है, नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं ये क्या करते हैं, साहू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में राजाराम द्वितीय छत्रपति के नए छत्रपति संगोली की संधि होती है, पेशवा को पूर्ण अधिकार मिल गए, पूना को इन्होंने राजधानी बनाया था। इसके टाइम पे जो महत्वपूर्ण काम है या युद्ध है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके बीच में होता है साहब, एक साइड से तो अहमद शाह अब्दाली है, अफगान का अहमद शाह अब्दाली है, वो आक्रमण करता है भारत पे। दूसरी साइड में मराठे थे, मराठों का सेनापति विश्वनाथ राव था, वास्तविक कौन था, सदाशिव बाहू था यहाँ का, और तोपखाने का जो इंचार्ज था वो इब्राहिम गारदी के पास था। तो पानीपत का युद्ध ध्यान रखना है, किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत युद्ध की जो परिणाम निकले पानीपत के तृतीय युद्ध के, वो परिणाम और कारण दोनों की बात कर लेते हैं एक बार। कारण तो क्या थे कि अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह की मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन की मांग कर रहा था, तो निष्कासन नहीं हुआ तो उसका बदला लेने के लिए कर दिया इसने। और परिणाम में क्या हुआ कि पंडित काशीराज के अनुसार मराठों हेतु ये प्रलयकारी बन गया, और मराठा का पराजय का जो कारण था, हार गए थे मराठे, उस हारने का कारण क्या था कि इनकी क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला मराठों को यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे इन्होंने सहयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आपसी मतभेद था इनका आपस में, और ये हर व्यक्ति से चौथ और सरदेशमुखी वसूल रहे थे मराठों ने भी कम शोषण नहीं किया यहाँ के लोकल लोगों का, तो क्षेत्रीय शासक क्यों साथ देंगे इसका, तो ये कारण था, इसके कारण से इन्होंने साथ नहीं दिया इसका, तो फिर हार गए मराठे, हार गए। भारत का शासक कौन नहीं बनेगा, इस युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि भारत का शासक कौन नहीं बनेगा। इस बात को समझने के लिए आप इतना समझो कि भाई मराठों का साम्राज्य थोड़ा सा मजबूत हो रखा था, मराठों के पास ताकत ज़्यादा थी और ये अंग्रेजों की टक्कर लेने में सक्षम लग रहे थे लोगों को इस टाइम पे ऐसा कोई शासक नहीं था जो पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य को स्थापित करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सके। सिर्फ मराठे ऐसे लग रहे थे भाई मराठे ही अंग्रेजों से टक्कर ले सकते हैं। तो सबको ये पता था, मतलब लग रहा था ऐसे कि मराठों का ही शासन स्थापित होने वाला है अब देश के अंदर। लेकिन जब ये नादिर शाह का आक्रमण होता है और ये पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध के अंदर ये होता है मोहम्मद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, मोहम्मद शाह अब्दाली मराठों को हरा देता है। तो यहाँ से ये तो निर्धारित हो गया कि मराठों का शासन तो स्थापित नहीं होगा। अब शासन स्थापित किसका होगा ये नहीं पता, लेकिन मराठों का तो नहीं होगा। इसलिए इस युद्ध के बाद में ये कहा जाने लग गया कि इस युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया कि यहाँ का शासक कौन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि मराठे तो नहीं बनेंगे, क्योंकि मराठे तो हार चुके हैं ना, तो मराठे तो नहीं बनेंगे। अब बनेगा कौन ये नहीं पता। अमूमन होता क्या है युद्ध के बाद में, ये तो पता चलता है कि भाई अब कौन शासक करेगा। जैसे चित्तौड़ का युद्ध हुआ, रणथंभौर पे युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया, वहाँ आक्रमण करने के बाद में ये पता लग गया भाई अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया यहाँ पे। बेशक उसके बाद में कौन उसको प्रतिस्थापित करने में सक्षम होता है वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम के लिए तो हो गया ना। तो इस युद्ध से ये परिणाम तो नहीं निकला कि यहाँ शासन किसका होगा, समझ गए। नाना साहब की मृत्यु होती है 1761 में, ये बिंदु अलग है। उसके बाद में देखो दो मोतीबीन हो गए, एक कुछ बात नहीं है। माधवराव प्रथम की बात करते हैं। माधवराव प्रथम सप्तवर्षीय माधवराव 1761 में पेशवा बनते हैं। एक प्रतिभाशाली सैनिक और राजनेता थे। मराठों से बादशाह शाह आलम ने दिल्ली
में स्थापित किया गया था और उनका पेंशनभोगी बना दिया गया था। माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी, कोई काम नहीं। नारायण राव भी ऐसे आपकी कोई काम नहीं है। रघुनाथ राव के पेशेवर बनने की माधवराव द्वितीय की बात करें तो इनके टाइम के भी अब ये ज़्यादा बिंदु काम के है नहीं आपके वैसे, ठीक है। और वैसे आपने ये पढ़ भी लिया होगा, तो वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं। इसमें देख लो, नाना राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधवराव राव पड़ोसी ने तो मराठा के सदर राज्य देखभाली कौशल की नियुक्ति की गई था। कोई नहीं है आपकी बिंदु। चलो आगे चलते हैं। फिर बाजीराव द्वितीय की बात करते हैं। बाजीराव द्वितीय में भी कुछ ऐसा कोई खास बिंदु है नहीं जो आपके लिए बताना जरूरी हो। हम अब बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। अब ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कैसे है, इसकी कहानी देखने के लिए अब इससे पहले मैंने आपको ये जो शासक हैं इनकी चर्चा नहीं की। अब यहाँ सीधे मैं आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पहले वाले जो पेशवा थे उनका तो बस क्रम याद रखना था, और मराठे के साथ में अंग्रेजों के युद्ध हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं उसका कारण देखो, अंग्रेजों के हर युद्ध के पीछे कारण उनकी महत्वाकांक्षा है, अपने साम्राज्यवादी नीति है, और यहाँ के क्षेत्रीय जो शासक है उनके आपसी मतभेद है। ये इनका मुख्य कारण है। बाकी कुछ तत्कालिक कारण हो सकता है, मैं बता दूंगा वो, ठीक है। तो अंग्रेजों ने यहाँ युद्ध करने शुरू कर दिए, क्योंकि ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, यहाँ अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और ये अंग्रेज चाहते थे कि हर वो शक्ति जो इनको प्रभावित कर सकती है, इनका मुकाबला कर सकती है, इनको यहाँ से खदेड़ सकती है, उसका वो पहले ही पतन करना चाहते थे। इस क्रम में इन्होंने मराठों का भी पतन की सोच ली थी, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से वारेन हेस्टिंग था। कारण इसका था पेशवा पद को लेकर मतभेद हो गया था। किसके बीच में? माधवराव और रघुनाथ राव के बीच में मतभेद हो गया। इसको लेकर इन्होंने फायदा उठा लिया और फिर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों का वाणिज्य को राजनीतिक लाभ था, ये भी इनका कारण था। परिणाम क्या होता है? सालबाई की संधि हो जाती है। परिणाम यही होता है, इसका सालबाई की संधि होती है, और सूरत की, उसके बाद में सूरत की संधि होती है, और फिर वडगांव की संधि होती है। देखो, एक ही युद्ध के अंदर तीन तीन संधियाँ हो रही हैं। इस युद्ध की अगर मैं कहानी बताऊँ आपको तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो कहानी से अच्छा है आपको कहानी से कोई मतलब नहीं है, सीधे ये पॉइंट याद रख लो बस, समझ गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है वेलेजली के टाइम पे। अंग्रेज अधिकारी वेलेजली था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि होती है, और नेपोलियन का उदय, फ्रांसीसी के आक्रमण का भय खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ कारण क्या था कि भाई नेपोलियन का उदय हो रहा था। कहाँ पे? नेपोलियन का उदय हो रहा था, और फ्रांसीसियों का आक्रमण का भय था। किसको? अंग्रेजों को। अब इसलिए सोच रहे थे भाई मराठे उनका साथ दे देंगे, नेपोलियन का साथ दे देंगे, मराठे फ्रांसीसियों का साथ दे देंगे तो हम तो मारे जाएंगे, अंग्रेजी सोच रहे थे। इसलिए भी इन्होंने युद्ध करने की सोच ली थी। भोसले देवगांव की संधि हो गई। सिंधिया के साथ में सरजन नगर के इस गांव की संधि होगी। होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, क्योंकि ये तीनों इसमें शामिल हुए थे, इसलिए इनके साथ संधि हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। पिंडारियों की शक्ति का दमन करना। पहले पिंडारी मराठा सेना के हिस्सा थे और जो स्वतंत्र रूप से लूटपाट करने लगे थे। सिंधिया, ग्वालियर और होलकर मंदसौर के साथ अपमानजनक संधि होती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय कार्तिक के युद्ध में परास्त करके पुणे पर अधिकार कर लिया। भोसले की से थोड़े होलकर उदयपुर में पराजित कर दिया गया था, और मराठा संघ का विघटन हो गया था। यहाँ से ये बिंदु हैं, याद रख लेना, ज़्यादा इसमें कोई काम की है नहीं। ये कुछ अन्य बिंदु हैं जिसके अंदर आपको ये क्षेत्र दे रखे हैं, उसकी राजधानी दे रखी थी, याद रख लेना, अच्छी बात है। मराठा क्षेत्र थे, जैसे होलकर थे। होलकर की राजधानी इंदौर थी। गायकवाड़ों की बड़ौदा थी। पेशवाओं की थी पुणे। भोसलों की नागपुर थी। छत्रपति की सतारा थी। सिंधिया की ग्वालियर। ये इनकी मराठों के क्षेत्र थे। मराठों अपने पूरे भारत में फैलने की कोशिश कर रहे थे और अपनी अपनी राजधानी बना के बैठ जाते थे, ठीक है। आगे हम चलेंगे, चौथ और सरदेशमुखी की बात करेंगे। चौथ और सरदेशमुखी मैंने बताया था कर थे एक प्रकार से, इनकी बात करते हैं। तो मराठा राज्य देखो, स्वराज क्षेत्र थे इनके एक तो, और एक हमला करके अर्जित किए गए क्षेत्र थे, ठीक है। जो स्वराज क्षेत्र थे वहाँ से ये सरदेशमुखी वसूलते थे। छत्रपति को वहाँ का पीएम बना रखा था, देशमुख वहाँ का सीएम होता था। और देशमुख की जो आय थी वो 10% थी, जो सीधे छत्रपति के पास जाती थी, ठीक है। ये एक प्रकार से कर है, व्यवस्था है। कैसे? सरदेशमुखी कहाँ? अपने खुद के राज्य में लग रही थी। और उसके बाद में जो हमला करके अर्जित किए गए क्षेत्र थे वहाँ उसको मुल्क ए कदीम कहा जाता था, और वहाँ चौथ लगता था। चौथ जो कर होता था वहाँ लगता था। आक्रमण सुरक्षा हेतु हम ना आक्रमण करेंगे, ना कोई और करेगा, इस बात पे ये सहमत करते थे उसको, और फिर वहाँ से कर की वसूली करते थे। समझने के लिए बात यह है कि भाई मराठों ने इनको ये कहा, दूसरे राज्यों को, कि भाई आपके ऊपर हम आक्रमण कर लिया, उनके ऊपर अधीनता स्वीकार करवा ली, और उनसे ये कहा कि हम आपके ऊपर भविष्य में कभी आक्रमण नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? जब तक आप हमारे को चौथ देते रहोगे, ठीक है। और ना ही किसी दूसरे को आक्रमण करने देंगे, जब तक आप चौथ देते रहोगे तब तक, ठीक है। तो ये चौथ था। और ये होता कितना था? उस राज्य की जो आय थी उसका 1/4 भाग लेते थे। अब देख लो, 1/4 तो ये ले लेते थे, ठीक है। तो मराठे कम नहीं थे वैसे।
अब विभाजन कर रखा था इसका, देखो मोकास 66% देता, ये प्रमुख सरदार होता था। बाउदी 25% देता था, छत्रपति के पास जाता था। सहोत्रा 6%, पंत सचिव होता था ये। और उसके बाद में नादगोड़ा 3% देता था, छत्रपति विवेक पर, छत्रपति के विवेक पर ये होता था। ठीक है, इस प्रकार से इसका विभाजन था, ये कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ तक की बात हो गई है। उसके बाद में हमारा अगला बिंदु आता है पंजाब में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसी होती है। इसके लिए मैं अगले क्लास में शुरू करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो भी इच्छा हो आपकी बता देना, समस्या हो वो पूछ सकते हो कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।